जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यह संसार मोतियों का समुद्र है, लेकिन मोती वही प्राप्त कर सकता है जो संसार की थपेड़ों से संघर्ष करता है। बिना संघर्ष के जीवन में कोई भी महत् लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रेरणा से भरी हुई एक कहानी है जूझ, जो कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। आज के वीडियो में हम इसी पाठ का सारांश पढ़ेंगे। वास्तव में जूझ मराठी के एक प्रख्यात उपन्यासकार आनंद यादव का एक बहुचर्चित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक छोटा सा अंश कहानी के रूप में आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। यह पूरा उपन्यास आत्मकथा शैली में लिखा हुआ है। आत्मकथा शैली से मतलब है कि लेखक स्वयं ही इस कथा के मुख्य पात्र के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। इस कथा में एक किशोर बालक के संघर्ष की गाथा का यथार्थ चित्रण है। एक किशोर जिसके पिता बचपन में ही उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और खेती के कामों में लगा देते हैं, लेकिन वह बालक संघर्ष करता है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। पढ़ाई के महत्व के प्रति वह जागरूक है और पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहता है, लेकिन इस पढ़ाई के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसी संघर्ष की दास्तान है इस कहानी में। तो आइए हम पढ़ते हैं जूझ कहानी का सारांश। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद ही उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता, कोल्हू पर काम करना होता, परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। वह जानता था कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। कोल्हू का काम समाप्त हो जाने के बाद एक दिन लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तो तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सूअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे। दत्ताजी राव गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अतः लेखक को विश्वास था कि दादा उनकी बात नहीं टालेगा। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। रात को दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा कम से कम 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बताया कि खुद काम से बचने के लिए लड़के को उसने काम पर लगा दिया है और उसका पाठशाला जाना रोक दिया है। दादा की इन करतूतों को सुनकर राव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। राव ने लेखक से कहा कि घर जाते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को न बताएं। राव ने कहा, तुम उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी, तब राव साहब ने तुम्हें बुलावा भेजा है। लेखक का दादा देसाई जी के बुलावे को अपना सम्मान समझकर तुरंत उनके पास चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को भी यह कहकर भेज दिया कि माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। राव जी ने दादा के सामने ही लेखक से पूछा, क्यों रे, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? लेखक ने बताया
5वीं में था किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। राव जी का अगला सवाल था, क्यों पाठशाला नहीं जाता? उत्तर में लेखक ने बताया, दादा ने मना कर दिया है क्योंकि खेती में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नापा से जब सच्चाई जाननी चाही तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को खूब फटकार लगाई और कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेतों में जोत रखा है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। राव सरकार ने लेखक को कहा, कल से तू पाठशाला जा, मास्टर की फीस दे दे और मन लगा कर पढ़ाई कर। यदि तुम्हें पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। लेखक के दादा ने पढ़ाई छुड़ाने का कारण बताते हुए लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने आदि का आरोप लगाकर अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन लेखक ने इन सब बातों का जवाब देकर दत्ताजी राव को संतुष्ट कर दिया। अंत में दत्ताजी राव ने कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर लेखक को घर भेज दिया और दादा को भी समझाया कि छोटी मोटी गलती पर क्या बच्चे की पढ़ाई छुड़ा देगा। इस तरह लेखक के पाठशाला जाने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन शाम को खाना खाते वक्त ही दादा ने लेखक के सामने कई शर्तें रख दी। मसलन सुबह उठकर सबसे पहले खेत जाना, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता होने पर कभी कभी स्कूल में गैर हाजिरी लगाना। लेखक ने इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह लेखक बड़े उत्साह से पाठशाला गया, लेकिन यहाँ भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके साथ के सभी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में चले गए थे। अब वह उस कक्षा में अकेला और बिल्कुल नया था। कक्षा में सभी बच्चे उससे कम उम्र के थे, लेकिन लेखक को नया और अपरिचित जानकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। एक शरारती बच्चे ने तो उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती खोलनी चाहिए। इस तरह पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। इस दशा को देखकर लेखक का मन उचट गया। वह सोचने लगा, इससे अच्छा तो खेती का काम ही था। लेकिन अगले दिन सुबह फिर वह विद्यालय जाने को तैयार हुआ। इसी बीच उसने माँ से कहकर अपने लिए एक नई टोपी और एक चड्ढी मंगवा ली और धोती की जगह अब चड्ढी पहनकर स्कूल जाने लगा। कक्षा में गणित के अध्यापक मंत्री मास्टर शरारती बच्चों की खूब पिटाई करते थे, अतः कक्षा में धीरे धीरे अनुशासन का माहौल बनने लगा। बसंत पाटिल नाम का एक बालक पढ़ने में सबसे होशियार था। उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया था। वह स्वभाव से शांत था। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहता था। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। हालांकि लेखक को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि लेखक का मानना था कि वह उम्र में बसंत पाटिल से बड़ा है, अतः उसे मॉनिटर बनाया जाना चाहिए था, भले ही वह पढ़ाई छूट जाने के कारण उसी कक्षा में पढ़ रहा है। लेखक ने फिर भी संतोष किया और बसंत पाटिल से ईर्ष्या करने की जगह उसी की तरह एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास करने लगा। कुछ ही दिनों में मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा और बसंत पाटिल की तरह ही लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी बसंत पाटिल से दोस्ती हो गई। मास्टर जी प्रसन्न होकर उसे आनंदा कहकर पुकारने लगे। इससे लेखक के मन में मास्टर साहब के प्रति एक अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि लेखक को इस नाम से केवल उसकी माँ ही, वो भी कभी कभी बहुत प्यार आने पर ही पुकारती थी। इस प्रकार बसंत पाटिल से दोस्ती और मास्टर साहब के अपनेपन के कारण अब विद्यालय में उसका मन लगने लगा। इसके बाद अगले अध्यापक मास्टर नवा सौंदलगेकर से लेखक की मुलाकात हुई, जो मराठी के शिक्षक थे। वह बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं कंठस्थ थीं। उनका गला सुरीला था। पढ़ाते समय वे कविताओं को
छंद और लय के साथ गाया करते थे और साथ में अभिनय भी किया करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविताएं भी सुनाया करते थे। इससे लेखक और कक्षा के सभी बच्चे बड़ी तल्लीनता के साथ उन्हें सुना करते थे। लेखक पर मास्टर सौंदलगेकर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। खेत में पानी लगाते समय, ढोर चराते समय या जब कभी लेखक एकांत में होता तो वह भी मास्टर साहब की तरह हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ कविता पढ़ने का प्रयास करता। इससे उसे अनुभव हुआ कि मास्टर साहब की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इसका कुल असर यह हुआ कि पहले लेखक जब खेत में काम करते समय अकेला होता था तो यह अकेलापन उसे बुरा लगता था, लेकिन अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा था। एकांत में उसे ज़ोर ज़ोर से कविता गाने और अभिनय करने का पूरा अवसर मिलता। धीरे धीरे लेखक कई कविताओं और गानों को अपने धुन से गाना सीख गया। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि किसी कविता को वह मास्टर जी से भी अच्छा गा सकता है। मास्टर जी को उसका एक कविता पाठ तो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं और 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया और पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गाने का अवसर प्रदान किया। मास्टर सौंदलगेकर खुद भी कविता करते थे और बच्चों को प्रेरित करने के लिए तमाम कवियों के संस्मरण सुनाते थे। इससे कवियों के बारे में लेखक की एक धारणा बनी कि वे भी हमारे जैसे ही हाड़ मांस के मनुष्य होते हैं। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर एक कविता लिखी थी। लेखक ने उस मालती लता को देखा था। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों और जंगली फूलों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते समय लेखक फसलों पर, जंगली फूलों पर कुछ तुकबंदी करने लगा। वह उन कविताओं को गुनगुनाता और अगले दिन मास्टर साहब को दिखाता। कभी कभी लेखक इतना उतावला हो जाता कि वह रात को ही मास्टर साहब के पास अपनी कविता दिखाने के लिए चला जाता। अब लेखक हमेशा अपनी जेब में एक कागज़ पेंसिल रखता और जब किसी कविता की नई पंक्ति उसे सूझती तो वह उसे लिख लेता। कागज़ पेंसिल न होने पर वह कंकड़ से या पत्थर के ऊपर या लकड़ी के टुकड़ों से भैंस की पीठ पर लिख लेता और कंठस्थ कर लेता। लेखक के इन प्रयासों से मास्टर जी भी उसे कविता के बारे में नई नई चीज़ें बताते रहते, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान कराते, शुद्ध कविता लिखने के नियमों को बताते और लेखक को तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने के लिए देते। इससे लेखक की मराठी भाषा सुधरती गई और कविता के बारे में उसका ज्ञान भी बढ़ता गया और इस तरह आगे चलकर लेखक एक बड़े साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो सका। तो इस तरह से ये रहा जूझ पाठ का सारांश, जिसमें आपने देखा कि एक किशोर बालक किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए संघर्ष करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।